हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले से लेकर लास्ट चैप्टर तक के इसमें वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सही विकल्प चुनिए को एक्सप्लेन किया है। आप उन्हें नोट करके तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियोस में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उसे पढ़ेंगे। उसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसके बाद सही जोड़ियाँ। मतलब ये सारे चैप्टर की एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको रिटर्न पोर्शन में भी दूंगी, आप उन्हें याद करिएगा, उनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ये श्योर ही है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज ऑब्जेक्टिव की वीडियोस। पहला प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। तो याद रखना है कि पेनिसिलियम नामक जो कवक है उसमें अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। तो याद रखना है मुकुलन, बिखंडर और जेम्यूल्स नहीं हैं। तो याद रखिए क्या होगा, कोनिडिया। नेक्स्ट होता है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, यानी जब गैमीट बनता है तो उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। आप जिस भी प्रोसेस को पढ़ते हैं उसी से संबंधित कई नाम होते हैं, तो आपको ये याद रखना है गैमीट निर्माण की प्रक्रिया गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट अलग ही है। आगे आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। नारियल का जो पार्ट है, अपन जो खाते हैं, नारियल को अपन तोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं अंदर का पोर्शन है जो खाते हैं वो होता है उसका भ्रूण पोष। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति नहीं कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उसका आंसर होगा भ्रूण पोष। तो ये थे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव। आइए चलिए आगे के देखेंगे। देखते हैं हमारा 4th ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। 4th ऑब्जेक्टिव है मनुष्य के निषेचित अंड में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी निषेचित अंड जो होता है उस अंड में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपको याद रखना 46 गुणसूत्र ही होते हैं, 8, 21, 23 नहीं होते हैं। 46 पेयर में जो होते हैं वो सेम ही है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये मोस्टली पूछा गया वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन एक लिंगी है, सरसों, गुड़हल या पपीता। तो जो पपीता है वो एक लिंगी है। नेक्स्ट 7th बोलता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो लीची का फल है उसका बीज चोल वाला पोर्शन खाया जाता है। जायफल, शरीफा ये नहीं है। तो लीची है, सभी ने देखा है लीची किस तरह से होती है। तो लीची का जो बीज चोल वाला पार्ट है उसी को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए बीजांड के व्रत को क्या कहते हैं। बीजांड के व्रत को क्या कहते हैं, बीजांड के व्रत को फ्यूनिकल कहते हैं। कैरेंकल, न्यूसिलस, पेडिसिल ये सब नहीं है, आपको याद रखना है फ्यूनिकल कहलाता है बीजांड के व्रत को। उसके बाद बोलता है कमल में परागण होता है। तो कमल जल में पाया जाता है, तो जल में पाए जाने के कारण क्या होता है, उसमें कौन सा परागण होगा, जल का परागण होगा, जल के द्वारा, वायु द्वारा या कीटों द्वारा नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस जो है वो किस में पाई जाती है, सिट्रस का प्लांट होता है उसमें पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है 11वां, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी।
तो जो अनावृत बीजी हैं तो उनमें द्विनिषेचन की खोज नवाश्चिन ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है नवाश्चिन। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। अगला 11वां पॉइंट बोल रहा है इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण या प्राकृतिक उपाय हैं। तो याद रखना शिकार परिजीविता ये नहीं है, आपको याद रखना है ए और बी दोनों जो हैं यानी शिकार और परिजीविता जनसंख्या का नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी 4 ऑप्शन थे, आपका आंसर क्या होगा ए और बी। ए और बी दोनों ही होंगे। इनमें से कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या है? कॉपर टी होता है, पर उसे कॉपर टी बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, आप स्टूडेंट हो, आपको सही वर्डिंग यूज़ करना है, कॉपर और फिर टी लिखना है। कॉपर टी क्या करता है, क्या रोकता है? अंडो उत्सर्ग की क्रिया रोकता है। तो आपको याद रखना है निषेचन, वीर्यपतन और आरोपण नहीं होगा। नेक्स्ट 13 बोलता है महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंधीकरण प्रक्रिया को, मतलब ऑपरेशन द्वारा बच्चे बॉर्न करने की क्षमता को रोकना बंधीकरण कहलाता है। बंधीकरण की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? नलिका विच्छेदन कहलाती है। तो आप याद रखना है महिलाओं में नलिका विच्छेदन या उच्छेदन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट 14 बोलता है यौन संचारित रोग है। कौन सा रोग है? गोनेरिया। तो आपको याद रखना है यौन संचारित वे रोग जो इंटरनल संपर्क से हो जाते हैं। ठीक है, यौन संबंध जो रोग है वो याद रखना है आपको। गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये जो हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। आइए जानेंगे 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव। फिफ्टीन नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है अंतः गर्भाशय तकनीकी औसत असफलता की दर है। कितनी है असफलता की दर? 4% है। ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो अगला बोलता है 16 नंबर का अपना प्रश्न कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोन जो गर्भ निरोधक गोली है वो प्रयुक्त होती है। तो वो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो माला डी भी है, माला एन भी है और सहेली है। ये गर्भ को रोकने का काम करती है। तो ये सभी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, आपको याद रखना है। हो सकता है कि पेपर में पूछा जाए कि माला डी किस प्रकार की गोली है, तो आपको याद रखना है गर्भ निरोधक गोली है। आगे है द्विसंकर परीक्षण क्रॉस का अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 1:1 रेशियो ही होता है। नेक्स्ट 18 बोलता है क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। तो याद रखना है आपको क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है वो पैकेटिन अवस्था में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 19वां। एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो आप चौथी संतान की सोच रहे हैं, तो इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? तो याद रखना 50% होगी। तो ये जब मैंने आपको जो क्रॉस समझाया था कक्षा 10वीं की क्लास में, आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्रॉस होता है। तो जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उससे समझ में आएगा कि किस तरह से ये संभावनाएं आपको सॉल्व करते बनेंगी। अगला 20वां क्वेश्चन कहता है मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो क्या प्रस्तावित किया था मेंडल ने? आनुवांशिकी के नियम को दिया था। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, उनने आनुवांशिकी का नियम दिया, इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो आनुवांशिकी के नियम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोलता है 21वां जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है, किन सावधानियों की जरूरत होती है? तो आपको याद रखना है यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल। तो ये सभी जो हैं
वो क्या है? जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी है। तो ये सावधानी को बरतना आवश्यक होता है, तो आपको याद रखना है। ये होगा सभी आंसर। तो आइए जानेंगे अगला। नेक्स्ट हमारा 21 क्या कहता है और 22 कह रहा है। 22, निम्न में से कौन प्रारंभन कोडॉन है? दो कोडॉन होते हैं, एक प्रारंभन और एक अंतिम। तो देखिए प्रारंभन जो कोडॉन होता है वो AUG होता है, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट 23 जो है वो बोलता है आनुवंशिक कूटों की संख्या कितनी है? तो आनुवंशिक कूटों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, सॉरी 64 होती है। अगला बोलता है 24, ओपेरैन मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? तो जो ओपेरैन मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था जैकब एवं मोनाल्ड ने किया था। तो ये जैकब और मोनाल्ड जो हैं वो वैज्ञानिक हैं, उनने ओपेरैन मॉडल दिया था, और वॉटसन और क्रिक ने DNA मॉडल दिया था। नेक्स्ट 25 बोलता है सूक्ष्म प्रवर्धन है। तो जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वो क्या कहलाता है? पादपों का पात्रे प्रवर्धन। जितने भी सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब ही होता है सूक्ष्म जीवों का प्रवर्धन। हाँ, तो याद रखना सूक्ष्म बोलता है प्रवर्धन, सूक्ष्म जीव नहीं बोला है। तो आप याद रखना अगर सूक्ष्म जीव आता है तो सूक्ष्म जीवों का पात्र प्रवर्धन कहलाए, पर यहाँ पे बोल रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो आपको याद रखना है कि पादपों का पात्रे प्रवर्धन जो होता है या पत्र प्रवर्धन जो होता है, आपको याद रखना है वही कहलाता है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आप याद रखना है पात्रे है, आप उसको सुधार लीजिएगा। आइए चलते हैं हम 26वां ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 26 वाला बोलता है अपना प्रतिबंधन एंजाइम हिंड थर्ड का स्रोत क्या है? तो जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो कौन है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो आपको इस नाम को याद रखना है। जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो हिंड थर्ड जो का स्रोत है वो कौन है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। नेक्स्ट 27 बोलता है PCR का उपयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। PCR का उपयोग कहाँ हो रहा है? DNA के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो PCR पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है, चेन श्रृंखला जो है वो PCR है। तो जब आप PCR प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा किसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आइए जानेंगे अगला। देखिए 28 क्वेश्चन क्या है। अगला बोल रहा है संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना है संकरण की जो पहचान है वो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा की जाती है। याद रखना PCR से नहीं, और एलिसा से भी नहीं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी नहीं की जाती। नेक्स्ट 29 बोलता है प्राइमर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो PCR विधि में जो है वो प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। आइए जानेंगे अगला। आनुवांशिकता अभियांत्रिकी में इस्तेमाल पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम बताना है। तो आपको याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। EcoRI जो है वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इस्तेमाल किया जाने वाला पहला एंजाइम है। नेक्स्ट 31 बोलता है कि कौन जंतु में जीन क्लोनिंग का संवाहक करता है? तो याद रखना रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस जो वायरस है वो जंतुओं में जीन क्लोनिंग का संवाहक होता है। आइए अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्लाज्मिड क्या करता है? खुद अपने जैसा बना सकता है, यानी जो भी रचना रहती है उसी के समान रचना बनाने में सक्षम होता है प्लाज्मिड। तो आपको याद रखना है एक छोटा अणु है जो अपने समान ही क्या करता है? रचना बनाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है E. coli जो है वो एंजाइम का स्रोत क्या है?
तो उसका स्रोत जो है वो ई कोलाई, इस्चेरियो कोलाई जो है वो ई कोलाई एंजाइम बनाने का कार्य करता है। तो ये हमारा 3 ऑब्जेक्टिव हुआ, उसमें नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा आप। अगला पढ़ते हैं। अगला बोलता है CR किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना है CR का जो उपयोग है वो कैंसर रोग के पहचान करने में किया जाता है। 35 जो नंबर डाला हुआ है वो 36 वाला है। आपको याद रखना है DNA के कटे भटे भाग को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है वो है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जो DNA के पोर्शन जो भाग जो है वो टूट फूट मरम्मत करने के लिए एंजाइम जोड़ने का काम करता है, वो है लाइगेज एंजाइम। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। देखते हैं 36 पॉइंट जो है वो क्या बतला रहा है, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है गोल्डन राइस से किस विटामिन की प्राप्ति होती है। तो आपको याद रखना है गोल्डन राइस जो है वो विटामिन डी है, उससे प्राप्त करते हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन ए, बी, डी, ई दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन क्राइजीन फसल का छेदक से बचाता है। तो देखिए जो निम्नांकित में से क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है तो वो क्राई फर्स्ट AB, क्राई सेकंड AB, क्राई AC और सभी। तो ये सभी जो हैं वो छेदक से बचाता है। तो ये थे हमारे 38 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।